हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक पे चर्चा लेके आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है कि यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इस टॉपिक पे हमें वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपका जो यूपी गवर्नमेंट ने जो सिलेबस दिया है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और हिंदी में लिखा हुआ है। और हिंदी क्या, अगर जो है आप संस्कृत बोलेंगे तो गलत नहीं होगा कि हम बोल सकते हैं कि संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है मैंने उस पूरे सिलेबस को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद में आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हमने आप जो है जिससे आपको सिलेबस पूरा आसानी से समझ में आ जाए, उससे जो है मैंने आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करके आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि यूपी पीजीटी के सिलेबस जो है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। जो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस को अगर देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग जानते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद तीसरा पार्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन 3 पार्ट में अपने सिलेबस की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप देखिए सिलेबस देख पा रहे होंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत किया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हमारा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे तो आपने क्लास 11th में पढ़ा, फिर बीएससी में पढ़ा और कुछ पोर्शन जो है आप मास्टर्स तक पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे या यूपी गवर्नमेंट ने या जो है कौन कौन से टॉपिक जो है बताए हैं या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक बताए गए हैं सिलेबस के तौर पे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वेव पार्टिकल डुअलिज्म। वेव पार्टिकल डुअलिज्म मतलब डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात, अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो वेव पार्टिकल डुअलिज्म बात कर सकते हैं या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थर्ड जो पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल का। वो क्या है? वो है एटॉमिक ऑर्बिटल का। ठीक है, उसके बाद क्वांटम नंबर्स आ जाती हैं। क्वांटम नंबर्स के बाद में लीनियर और एंगुलर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व या लीनियर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंगुलर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इन सब की बात करनी है। नेक्स्ट है अफबाउ रूल, आप देख पा रहे हैं, अफबाउ रूल पढ़ना है। उसके बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है और जो लास्ट टॉपिक है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये कुल मिलाकर इतने टॉपिक आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। एक चीज ध्यान रखिएगा टॉपिक को भी पढ़ते समय कि आपको यूपी पीजीटी का टॉपिक पढ़ते समय थ्योरी से ज्यादा फोकस करना है उसके केमिकल अप्रोच, एप्लीकेशन अप्रोच पे, कि जो है उसका एप्लीकेशन का अप्रोच कैसा है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हम एक टॉपिक आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा है डुअल नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रॉन, वेव पार्टिकल डुअलिज्म की बात की और डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात की। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि आप फॉर्मूला पढ़ोगे, उसके डेरिवेशन पढ़े होंगे, आप बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएगा वो एप्लीकेशन पे आएगा, न्यूमेरिकल पे आएगा, फॉर्मूले पे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मतलब हमें एप्लीकेशन पोर्शन ज्यादा कवर करना है बजाय कि थ्योरेटिकल पोर्शन के। ठीक है, तो ये आप टोटल सिलेबस में, पूरे सिलेबस में ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अगला चैप्टर हमारा है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आप देख पा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, देखिए पीरियोडिक टेबल तो बहुत सारी आई, शुरुआत हुई थी कहां, डुवर्नियर ट्रेड रूल, फिर उसके बाद ऑक्टेव, उसके बाद मेंडली, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, बहुत सारी चीजें आई। तो हमें इसमें जो सिलेबस बताया गया है, सिलेबस में शुरुआत करनी है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो जितने भी हैं वो हमें पढ़ने हैं, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट
टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, मतलब Z और सिग्मा। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, मतलब जेड जो सिग्मा का कैलकुलेशन और इसके साथ ही साथ जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन, मतलब जेड इफेक्टिव, सिग्मा और जेड तीनों चीजें डिटरमाइन करना। स्लेटर्स रूल दिए गए थे सिग्मा के कैलकुलेशन के लिए, तो स्लेटर्स रूल पढ़ना है हमें। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा इसके बाद में वो आ जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल में हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप देख रहे होंगे सबसे पहले बात करनी है हमें एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, जो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं और उसके बाद में इसके जो है ट्रेंड, पीरियोडिक में क्या ट्रेंड है, कैसे चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में इसका जितना भी जो है एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन आपसे हो पाए वो आगे आपको करने हैं। ठीक है, इन सब चीज टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट और केमिकल बॉन्डिंग सेकंड। तो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट और सेकंड में क्या है, तो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट में मैंने डिवाइड रखा है कोवलेंट बॉन्ड को और केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में रखा है आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, जब ध्यान रखिए जो आपका ओरिजिनल सिलेबस है सब एक साथ मिक्स करके दे दिया गया है, पता नहीं चलता कहां से क्या सिलेबस शुरू हुआ कहां खत्म हो गया। खैर, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट में हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्डिंग में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में हाइब्रिडाइजेशन के बाद में तीसरा टॉपिक पढ़ना है VSEPR या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के साथ साथ में इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, स्पेशली 4 मॉलिक्यूल पे NH3, H3O+, SF6 और IF7 पे। ये बेसिकली 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी के में। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 ही मॉलिक्यूल पढ़ना है, आप इस जो है और भी एप्लीकेशन कर सकते हो इसके। इन्होंने 4 मॉलिक्यूल लिख के अपने सिलेबस में दिए हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता है, अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ साथ में LCO आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एनालिसिस आएगी पूरी। और उसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ सिंपल जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस की, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और आयन हैं उनकी मॉर्फोलॉजी। और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और आयन में कौन कौन से आते हैं, तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। पहला आ सकता है होमोन्यूक्लियर या होमोजेनस न्यूक्लियर। ठीक है, तो होमोन्यूक्लियर आयन ये मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर में कौन कौन से आते हैं, तो B2C2N2O2F2 ये आ जाएंगे। और दूसरा आता है हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर में कौन कौन से आएंगे, CO और NO और HF। तो CO, NO, HF आपने लिखे हुए हैं, हेट्रोन्यूक्लियर है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और इसका लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आयनिक नेचर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल, मतलब अगर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें आयनिक नेचर कितना है, इसको एक्सप्लेन करता है डायपोल मूवमेंट। इसको क्या एक्सप्लेन करता है, कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करता है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट से पता चलता है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे अगली हेडिंग पे आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग सेकंड पे। केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में सबसे पहले मैंने बता दिया, केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग। आयनिक बॉन्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बाद में रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पता चलती है, स्ट्रक्चर पता चलता है। उसके बाद बॉन्ड हैबर साइकिल। बॉन्ड हैबर साइकिल से हमें लैटिस एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब चीजें पता चल जाती हैं। फिर है सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी के बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड के बाद में कोवैलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्डिंग की, जैसे लास्ट टॉपिक पे डायपोल मोमेंट पढ़ा था मैंने, वो था आयनिक नेचर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अब हमें लास्ट यहां पे पढ़ना है कोवैलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्डिंग मतलब फजांस रूल, फजान पोलराइजेशन
और पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट जो आयनिक बॉन्ड खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद में लास्ट आएगा वंडरवाल फोर्सेस। तो ये दो फिजिकल बॉन्ड पढ़ने हैं हम लोगों को, या वीक बॉन्ड पढ़ने हैं, हाइड्रोजन और वंडरवाल फोर्सेस। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने के बाद एक नया चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। मेन ग्रुप में आपको पता है एस और पी ब्लॉक्स आपके एलिमेंट आते हैं, और ट्रांजिशन में डी ब्लॉक की, मतलब बेसिकली हमें एस पी डी ब्लॉक पढ़ना है। एस पी डी ब्लॉक में क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो है सबसे पहले पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जनरल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम की केमिस्ट्री। उसके बाद एक्सेप्शनल बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। एक्सेप्शनल बिहेवियर जो भी आप शो करते हैं इस ब्लॉक में, और मतलब आप जो पीरियोडिक टेबल में जो एक्सेप्शन है एस ब्लॉक को लेके वो सारे पढ़ने हैं। और डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड और थर्ड पीरियड के आप लोगों ने पढ़ा होगा डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया एस ब्लॉक की। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के जो मतलब एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या होता है? सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मतलब जो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उनका ट्रेंड कैसा है, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट आप टॉपिक देख रहे हो, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, और एंड देयर ऑक्सी एसिड्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर ऑक्साइड्स एंड देयर ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। तो फिर जो है ये पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फाजीन्स, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, डाइबोरेन्स, इंटरहैलोजेंस एंड पॉलीहैलाइड्स, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फाजीन्स, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, डाइबोरेन्स, इंटरहैलोजेंस एंड पॉलीहैलाइड्स, ये इतने सारे जो है कंपाउंड हैं, इनके आपको इनके बारे में डिटेल करनी है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो ये हो गया एक स्लाइड और है मेन ग्रुप एंड ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसमें आपको पढ़ना है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी और यूजेस। फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, तीन चीजें पढ़नी है। कौन कौन से कंपाउंड की? सबसे पहला कंपाउंड है हैवी वाटर, दूसरा कंपाउंड आप देख रहे होगे लिखा है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है, हैवी वाटर हो गया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हो गया। तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में अगला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के बाद में अगला टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बाद में अगला टॉपिक है एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन के बाद में अगला टॉपिक हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट। ये 9 कंपाउंड जो लिखे हुए हैं आपके सामने, इन सब का आपकी फॉर्मेशन करने की मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज और इनका यूजेस पढ़ना है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक में इतना पढ़ना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे होगे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात तो यही है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, और 3D, 4D और 5D जो सीरीज हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, उनके एलिमेंट की बात करनी है। उसके बाद 4D, 5D और 3D का कंपैरिजन करना है। लास्ट टॉपिक आप देख रहे होगे लिखा होगा कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D विद 3D, मतलब 3D, 4D, 5D का कंपैरिजन करना है। तो ये बातें उतनी हो गई। इसके बाद जो है ये हमारे पास मेन ग्रुप और ट्रांजिशन एलिमेंट के पीरियड मतलब एलिमेंट खत्म हो गए, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है नया इकोनॉमी का जो टॉपिक हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है वार्नर्स थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी के बाद में आईयूपीएसी, आईयूपीएसी के बाद में कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म। आप जानते हो कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म अलग होती है, ऑर्गेनिक की अलग होती है, तो कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म पढ़नी है, यहाँ पे हाइड्रेट, लिंकेज ये सब होती है। उसके बाद
मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करनी है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी बारे में बात करनी है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी या ईएएन थ्योरी या ईएएन रूल्स। ईएएन रूल्स क्या होते हैं? ईएएन पढ़ने के बाद में आपको नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसकी? कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि केमिकल की हम कोवैलेंट की हम पढ़ चुके हैं। तो जो क्या पढ़ना है? वीवीटी किसकी पढ़नी है? कोऑर्डिनेशन की। वीवीटी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद में जब सीएफटी पढ़ोगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ोगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपसे जो पीजीटी में पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की केवल, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़नी है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। जब आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ लोगे तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, आप देखिए अगली साइड पे, सीएफएसई की कैलकुलेशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सीएफएसई का कैलकुलेशन। सीएफएसई के बाद में मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एलएस कपलिंग टू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, कि मैग्नेटिक मोमेंट में एलएस कपलिंग का क्या रोल है, मतलब जे की वैल्यू कैसे निकलती है, सब चीजें। इसके बाद थर्मोडायनामिक प्रोफाइल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो है जो स्टेबिलिटी होती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्टेबिलिटी को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, कि जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं, मतलब आप जो है सिलेक्शन रूल सारे पढ़ोगे और उसके बाद सारे सिलेक्शन रूल पढ़ने के बाद में डीडी ट्रांजिशन मेनली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल पढ़ने के बाद में डीडी ट्रांजिशन पढ़ना है। डीडी ट्रांजिशन पढ़ने के बाद में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट और स्पेक्ट्रोकेमिकल रेंज, ये दो चीजें पढ़नी है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल ग्राउंड स्टेट अगर आप निकाल लोगे तो सारी जाहिर सी बात है फिर अगला टॉपिक हमारे पास यही आएगा कि ऑर्गन एनर्जी डायग्राम, ऑर्गन डायग्राम बनाने हैं। D1 से D1 और D9 का दिया हुआ है, आप D2, D6 का, D5 का भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का। उसके बाद कोऑर्डिनेशन के जो कंपाउंड के बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आपको पता है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे पहले क्या करना है? लैंथेनाइड्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है उनकी, लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके बाद उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पढ़नी है, और आपको पता है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पढ़ोगे तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ लोगे साथ ही साथ। उसके बाद जो है लैंथेनाइड का सेपरेशन पढ़ना है। लैंथेनाइड का सेपरेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनका सेपरेशन पढ़ना है। उसके बाद मेनली हम लोगों ने पढ़ते हैं मोनाजाइट्स एंड लैंथेनाइड्स। उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड कंपाउंड, की जो लैंथेनाइड कंपाउंड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वह कैसे क्या होती है उनके बारे में। उसके बाद जो है ये तो हो गया लैंथेनाइड का काउंट, क्योंकि आपको पता है ब्लॉक में दो सीरीज होती है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ना है एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स में क्या पढ़ना है? उनकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी के बाद में उनकी केमिस्ट्री पूरी। उसके बाद एनपी, पीयू, एएम, एफएम, ये चार एलिमेंट हैं, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम और फर्मियम। ये चार एलिमेंट का यूरेनियम से सेपरेशन कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास यही है। इसका इतना पढ़ने के बाद में अगला टॉपिक जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला टॉपिक है डिफिनेशन, कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या कौन कौन से होते हैं। उसके बाद इनका नोमेनक्लेचर, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इतना ही सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि ये पर्याप्त नहीं है, तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक में इससे आगे भी पढ़ना है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, ये सब चीजें आपको आगे पढ़नी पड़ेगी। तो ऑर्गेनोमेटेलिक ढंग से पढ़ना है, कुल मिला के बात ही है, ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोसल्फर, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायो इनऑर्गेनिक।
बायो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड आयंस, कि जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनके जो एलिमेंट और आयन होते हैं उनका बायोलॉजिकल रोल क्या है, पहली चीज। उसके बाद पढ़ना है मेटल पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। मेटल पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स आपको पता है, सेंटर में जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है, मेटल बीच में होता है, उसमें सबसे पहला कॉम्प्लेक्स आता है हीमोग्लोबिन आयरन के साथ में, मायोग्लोबिन आयरन के साथ में, विटामिन B12 और बहुत सारे होते हैं। तो ये आपको मेनली इन तीन का रेफरेंस लेके पढ़ना है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और विटामिन B12। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12 की बात हम लोगों ने कर लिया है। ये हो गया टोटल हमारा इनऑर्गेनिक का सिलेबस। अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है जीओसी, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, की जो जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनके ऑर्बिटल डायग्राम। कौन कौन से जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? मीथेन, इथेन, इथीन, एथाइन और बेंजीन। ठीक है, मीथेन, इथेन, इथीन, एथाइन और बेंजीन। ठीक है, मीथेन, इथेन, इथेन, एथाइन और बेंजीन, ये कितने बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सारों आप जनरली पढ़ते ही हो। तो इनका सबका इफेक्ट और इनका इफेक्ट किस पे? एसिडिटी और बेसिसिटी पे। ठीक है, कि कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी। तो इनका इन चारों इफेक्ट का एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, देयर इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी पढ़ना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ और नॉमेनक्लेचर, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, ये लास्ट टॉपिक है इसका, कि क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक देख पा रहे हो आप, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने मेथड से होती है वो, उसके बाद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लीवेज, इसी को हम लोग होमोलिटिक हेट्रोलिटिक भी बोलते हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लीवेज, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्लीवेज के बाद में नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। ठीक है, आप देख पा रहे होगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल, इसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन। आप देख पा रहे होगे मैकेनिज्म ऑफ एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन मतलब एलिफैटिक एडिशन, एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन और एलिफैटिक एलिमिनेशन, मतलब एलिफैटिक की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, SN1, SN2, E1, E2, ये सब चीजें आपको पढ़नी है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, सारी रिएक्शन आपको पढ़नी है, कुल मिलाकर की बात ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट 3-4 गिने चुने हैं ही। प्रिपरेशन पढ़नी है उनकी, स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनकी रिएक्शन पढ़नी है। कौन कौन से इंटरमीडिएट है? कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रेन, बेंजाइन, इतने ही तो हैं। तो ये सारे आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने हैं। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, बेंजीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, बेंजीन, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, तो ये पढ़ना है इतना। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर जितने टाइप के होते हैं, रिंग चेन, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीजें पढ़नी है। स्ट्रक्चरल। दूसरा स्टीरियो, स्टीरियो में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों, बड़ा शॉर्ट में निपटा दिया है इन्होंने सिलेबस में लिख के, लेकिन इतना शॉर्ट है नहीं, आपको भी पता है और हमें पता है। ठीक है, इसलिए जो है पूरा पढ़ना है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। और उसके बाद कंफर्मेशनल भी पढ़ना है। कंफर्मेशनल किसकी पढ़ना है? कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ आइसोमेरिज्म किसकी? इथेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन, ओनली भी लिखा है साथ में। ठीक है, मतलब केवल इथेन और नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो इक्लिप्स्ड और गॉचे और सब चीजें पढ़ते हो, ये सब जो है कंफर्मेशनल पढ़नी है किसकी? इथेन और नॉर्मल ब्यूटेन की। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद में रिंग स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है किसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन। आप डीएल आप करते हो जनरली कार्बोहाइड्रेट में, आरएस भी करते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन करना है। म्यूटा रोटेशन पढ़ना है, म्यूटा रोटेशन के बाद में एपीमर पढ़ना है, एनोमर एपीमर क्या होते हैं, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब आप ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज, यही तो है कन्वर्जन। तो ये आपको पढ़ना है लास्ट टॉपिक, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट में इतना पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में सिलेबस में तो बड़ा शॉर्ट में निपटा दिया है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर आपको पता है। तो इसमें जो है सबसे पहले पढ़ना है प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ किसका, किसकी प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस किसकी? एल्किल, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कर लीजिए, एल्कीन, ठीक है, बाकी जो है एल्केन होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल हैलाइड, चार चीजें हो गई है। उसके बाद एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव, और साथ में लिखा हुआ है मेथोडोलॉजी शुड बी आल्सो गिवन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, मतलब आपको जहां जहां पे जरूरत हो वहां वहां पे मैकेनिज्म भी देनी है, ये भी पढ़ना है, मतलब मैकेनिज्म के साथ में पढ़ना है, केवल रिएक्शन नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये भी आपको सिलेबस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके एप्लीकेशन, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, एसिटोएसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर, और मेलोनिक एस्टर के बाद में कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या पढ़ना है? मेलोनिक एस्टर और उसके बाद कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, इतना पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नया चैप्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले तो यही याद कर लो कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक पढ़ पाओ तो वो भी पढ़ लेना। लेकिन इसके बाद में मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एरोमेटिक कंपाउंड की, जो एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने की विधियां, मतलब कौन कौन से फॉर्मेशन की टेक्निक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बड़ा कॉमन से रिएक्शन, छोटे बड़े से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। कौन कौन सी? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, ये सब रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब किस किस की फॉर्मेशन प्रॉपर्टी पढ़नी है? तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, थैलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और सिनेमिक एसिड। ये सारे कंपाउंड आपके नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए एक बार। और ये सारे कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, ठीक है। ये हो गया इतने कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले पढ़ना है एसिमेट्रिक साइक्लिक कंपाउंड। एसिमेट्रिक साइक्लिक कंपाउंड क्या है? इसमें सबसे पहले सिंथेसिस एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सिंथेसिस एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी? फ्यूरेन, पायरॉल, थायोफिन, पिरिडीन, क्विनोलिन और क्विनोलिन के बाद में आइसोक्विनोलिन, ठीक है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक। पॉलीन्यूक्लियर जो इसमें एक से ज्यादा रिंग होती है, कौन कौन सी? नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनांथ्रासीन, ठीक है। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनांथ्रासीन, ये पढ़ना है। इसके बाद साइक्लोएल्केन, इनकी सिंथेसिस पढ़नी है साइक्लोएल्केन की, और बेयर स्टेन थ्योरी पढ़नी है, बेयर स्टेन डिफॉर्मेशन, बेयर स्टेन थ्योरी, ये पढ़ना है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन की बोट और चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन की बोट और चेयर फॉर्म, बोट और चेयर फॉर्म लिखी हुई है, इसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर में क्या पढ़ना है? पॉलीमर में टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ना है। पॉलीमराइजेशन टाइप, कितने टाइप के पॉलीमर हैं, उनकी प्रोसेस कौन कौन सी है। मैन्युफैक्चर और यूज ऑफ, ठीक है, कुछ पॉलीमर ऐसे दिए हुए हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, उनका यूज पढ़ना है, कौन कौन सी।
सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, टेफ्लॉन, फिर क्रियॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलिस्टर, पॉलीक्राइलेट और पॉलीक्राइलेट के बाद में रेयन। ठीक है, ये पढ़ने हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाइज। क्या पढ़ना है, डाइज। अब डाइज में क्या पढ़ना है, डाइज में सबसे पहले कलर, उसके बाद चूंकि डाई है तो कलर तो हो गई, उसके बाद मैलेकाइट ग्रीन की मॉडर्न आइडिया कौन कौन से, उनके बारे में बात करनी है। सिंथेसिस ऑफ कॉल्चिसिन एंड मेथिलेटोज, मतलब जो है कॉल्चिसिन वगैरह की सिंथेसिस पढ़नी है। अगला कंपोजिशन एंड सिंथेसिस ऑफ इंडिगो। ठीक है, कि इंडिगो जो डाई है इसकी एलाजरिन है, इनकी जो है कंपोजिशन एंड सिंथेसिस पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया डाइस का पूरा है और जो है साथ में जो पॉलीमर का। नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री यूज होती है ड्रग्स में या मेडिसिन में, ये सब चीजें उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एवरीडे लाइफ में या ड्रग्स में या मेडिसिन में कौन कौन सी केमिस्ट्री यूज होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है, एग्रोकेमिकल्स, एस्पिरिन। अब कुछ हम टैबलेट जो है कुछ ड्रग्स बता रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम बोले दे रहे हैं, पीछे लिखे हुए हैं। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फेनिलब्यूटाजोल, सल्फेनेमाइड, सल्फेनागोनिडीन, ये बहुत सारे ड्रग्स आपके पीछे लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्विन, पीएस, क्लोरोफार्मेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये बहुत सारे ड्रग्स आपके पीछे लिखे हुए हैं। इन सबके गैमेक्सिन, ये सब चीजें लिखना, डीडीटी, इनका सबका प्रिपरेशन और उनके यूज के बारे में, इतने ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली ये है मोटिव। इसके बाद ये सब ड्रग्स पढ़ने के बाद में जो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वह है विटामिन एंड हार्मोन्स। जो विटामिन और हार्मोन है इनके बारे में पढ़ना है, कि विटामिन और हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, सब चीजें पढ़नी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है विटामिन और हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बाद में एनिमल और बॉटनिकल, मतलब जो है एनिमल में कौन से हार्मोन्स विटामिन मिलते हैं, बॉटनिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड कौन कौन से मिलते हैं। फिर वर्क ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी, कि ए और बी और सी में क्या क्या वर्क है इनके। फिर थायरॉक्सिन, एस्टेरोन और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। थायरॉक्सिन और एस्टेरोन दो हार्मोन की बात कर रही है इन्होंने, और उसके बाद इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये वही आपको विटामिन और हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है जो आपकी सिलेबस में है पीजीटी के। तो ये हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एल्कलाइड्स का, कि एल्कलाइड है, एल्कलाइड में क्या पढ़ना है, कि बेसिसिटी ऑफ जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिसिटी क्या होती है। हॉफमैन मेथाइलेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस करनी है किसकी, निकोटीन की और पिपरीन की। ठीक है, तो निकोटीन वगैरह की सिंथेसिस करनी है। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अमीनो एसिड, इसके पेप्टाइड, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, मतलब प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। ये टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा सा टॉपिक था जो बड़ा छोटे छोटे में लिखा हुआ है। ठीक है, गागर में सागर भर दिया है बिल्कुल यूपी बोर्ड वालों ने, यूपी गवर्नमेंट ने, या जो है इलाहाबाद बोर्ड वालों ने, लेकिन फिर भी पढ़ना हमें मतलब भर का है। और आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर, इस सिलेबस को, ये सिनेरियो को समझने देखने के बाद समझ में आ गया होगा, चाहे हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, सिलेबस को इतना समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस में तो बड़ा शॉर्ट में निपटाया गया है, लेकिन ऐसे इस हिसाब से सिलेबस लिखा गया है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं पूरी केमिस्ट्री में, है ना। इसलिए चीजें सारी एक साथ मतलब सही से लेके पढ़नी है, एक सीक्वेंस वाइज। ठीक है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री अब शुरू करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक है हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें पढ़ना है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर उसके बाद काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन और गैस के लॉज। ठीक है, दूसरा टॉपिक इक्वेशन एंड गैस लॉज है। तीसरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की डिटेल्स पढ़नी है। फिर उसके बाद हीट एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स पढ़ना है। उसके बाद मॉलिक्यूलर कोलिजन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना पढ़ना है। इसके बाद मीन फ्री पाथ, कोलिजन डायमीटर के बारे में पढ़ना है। फिर नॉन आइडियल गैस पढ़ना है, वैन डर वाल इक्वेशन और बहुत सारी स्टेट इक्वेशन होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्टेट लॉ और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस।
ठीक है, इतना टॉपिक गैस स्टेट में था हमारे पास, टोटल टॉपिक हमने गैस स्टेट की जितने टॉपिक थे मैंने बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट में सबसे पहले क्रिस्टल का शेप कैसा होता है, इसकी सिमेट्री कौन सी होती है, यूनिट सेल क्या होती है, उसके बाद मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, उसके बाद डिफ्रैक्शन क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या होते हैं, उसके बाद ब्रैग इक्वेशन के बाद NaCl का स्ट्रक्चर स्पेशल, ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर स्पेशली लिखा हुआ है लेकिन आपको याद सारे करने हैं। NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आता है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के भी याद होने चाहिए, जो जैसे उसमें आता है ZnS, जिंक का वर्डजाइड स्ट्रक्चर और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की क्यूबिक स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर सारे पता होने चाहिए। इन्होंने बस NaCl का लिख दिया, काफी है इनके लिए, लेकिन आपके लिए काफी नहीं। नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ एटम इन क्यूबिक मॉलिक्यूल। देखिए अब घुमा के लिख दिया कि बॉन्ड एटम जो क्यूबिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, मतलब बेसिकली 7 क्रिस्टल सिस्टम या 9 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद फिर उनका बॉन्डिंग देखना है, उसके बाद कैसा क्या होता है, कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, क्या है, सब चीजें पढ़नी है आपको। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एटम का अरेंजमेंट कैसा है, इसके बारे में बात करनी है। इसके बाद क्रिस्टल डिफेक्ट। अब क्रिस्टल डिफेक्ट इन्होंने एक लाइन दे दी। अब क्रिस्टल डिफेक्ट में कितना पढ़ना है, केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने हैं या लाइन डिफेक्ट, एज डिफेक्ट सारे पढ़ने हैं, वो कुछ नहीं बताया है। तो आप जब कुछ नहीं बताया है तो हम तो सारे पढ़ के चलेंगे। स्क्रू, लाइन, पॉइंट में तो आप पढ़ते ही हो, स्टिकियोमेट्रिक, नॉन स्टिकियोमेट्रिक वगैरह, तो वो भी पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ये कितना करना है। सॉलिड स्टेट कंप्लीट होने के बाद में अगला टॉपिक हमारे पास है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या पढ़ना है? सबसे पहले लिक्विड में मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने होते हैं, उसके बाद वेपर प्रेशर लिक्विड में, और उसके बाद इसका वेपर प्रेशर का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसके बारे में बात करनी है। उसके बाद सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, और उसका टेम्परेचर पे इफेक्ट, ठीक है। यहां पे लिक्विड स्टेट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है यूपी पीजीटी का। इसके बाद कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडल स्टेट अगला टॉपिक है। कोलॉइडल स्टेट में क्या पढ़ना है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड का फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कोलॉइड का फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चार्ज आता है, क्या उससे होता है, इमल्शंस के बारे में पढ़ना है, और कोलाइड और एरोसोल का यूज और प्रिवेंशन पढ़ना है, और साथ में फॉर्म्स और इमल्शन के बारे में पढ़ना है। ये इतने ही टॉपिक हो गए किसका? कोलाइड के बारे में। कोलाइड के बारे में पढ़ने के बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए यहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा खेल गए यूपी बोर्ड वाले, मतलब पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक छोटे से टॉपिक में भर दी है, और फिर अगर आप देखोगे सब पढ़ना सब कुछ पड़ेगा आपको। कैसे? सबसे पहला टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात IR आने वाला है या माइक्रोवेव आने वाला है, सीधी सी बात है। तो जब डायपोल मूवमेंट की बात करें तो IR आएगा। तो डायपोल मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, डायपोल मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कि डायपोल मूवमेंट का यूज क्या होता है। उसके बाद अगला है इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये देखिए आ गया, इंफ्रारेड and Raman spectroscopy and its application in structure representation, कि इसका IR और Raman स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करती है हमारी, उसके बारे में बात करनी है। तो IR पढ़ लोगे पूरी, Raman पढ़ लोगे पूरी। नेक्स्ट है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसका एप्लीकेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको आपकी सिलेबस में दिया हुआ है IR, Raman, NMR, ESR, लेकिन मेरी सलाह यह है कि बची है माइक्रोवेव, वो भी पढ़ लेना, पढ़ के ही जाना, हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और यूवी बची हुई है, यूवी भी पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि बीएससी के सिलेबस में यूवी मिलती है आपको। तो दो पार्ट छोटी छोटी बची हुई है, उनको पढ़ के जाना। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले दे दिया उन्होंने। उसके बाद एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, एंथैल्पी के बाद में इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इंटरनल एनर्जी के बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका एप्लीकेशन, ठीक है, किसका? फर्स्ट लॉ का। नेक्स्ट है द वर्क डन बाय आइडियल गैस इन आइसोथर्मल
रिवर्सिबल एक्सपेंशन, कि अगर आपके पास प्रोसेस हो रही है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें वर्क डन कितना होगा, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद वर्क डन निकालने कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जब जाहिर सी बात है कोफिशिएंट पढ़ोगे तो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ ही लोगे। इसके बाद रिएक्शन एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ ट्रांसमिशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हीट एक्सचेंज, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, पीछे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक इस स्लाइड का है हेज लॉ। हेज लॉ में और जो कांस्टेंट हीट का जो हेज लॉ दिया गया है, मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, जब पढ़ा था बॉर्न हैमर साइकिल, तो आपको बताया गया था कि आपने पढ़ा होगा कि वो हेज लॉ पे बेस्ड है, मतलब वहां पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट एडिशन एंड इसके एप्लीकेशन में बॉर्न हैमर साइकिल सबसे पहले नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट इसी में आगे बात करते हैं, क्योंकि स्लाइड बड़ी थी, तो नेक्स्ट आगे है बॉन्ड एनर्जी के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, कार्नोट साइकिल, सेकंड लॉ है तो कार्नोट साइकिल आएगी, कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी भी आएगी, एंट्रोपी चेंज, फिर है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज का। ठीक है, उसके बाद अभी तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए किया, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिखा हुआ है एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अभी अब इरिवर्सिबल के लिए करिए। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी दोनों टाइप की पढ़नी है, गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़नी है और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी पढ़नी है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी आप देख रहे हो कि गिब्स और हेल्महोल्ट्ज दोनों पढ़नी है। उसके बाद मैक्सवेल रिलेशनशिप, बड़ा अच्छा सा टॉपिक होता है। ठीक है, फॉर्मूले निकालने हैं, मैक्सवेल रिलेशनशिप। फिर उसके बाद पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं स्टैटिकल की तरफ, कि पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, ठीक है, या केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल की बात हो रही है और गिब्स डुहम ना आया तो बड़ी बेकार बात होती है, तो गिब्स डुहम इक्वेशन, और गिब्स डुहम इक्वेशन के बाद में क्लैजियस-कैपरॉन इक्वेशन और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तीन चार बड़ी बड़ी नाम की इक्वेशन होती हैं छोटी छोटी, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूलर स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स है पार्टीशन फंक्शन, उसके सिग्निफिकेंस, पार्टीशन फंक्शन में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है उनका जो है आइडियल गैस के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन करना है, तो वो सब डेरिवेशन लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना है। तो स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स में बड़ा जो है कंसाइज सिलेबस होता है, तो वो आप देख लीजिएगा, जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको स्टैटिकल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। बड़ा छोटा सा टॉपिक होता है सरफेस केमिस्ट्री का, और पीजीटी में तो बहुत ही छोटा है। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सीधी सी बात है, सरफेस की बात हो रही है तो एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे, तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है। नेक्स्ट है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर आइसोथर्म पढ़ना सीधी सी बात है। और उसके बाद जो है आइसोथर्मल कर्व्स। ठीक है, आइसोथर्मल कर्व्स। और लास्ट है बीईटी इक्वेशन। क्या पढ़ना है, बीईटी इक्वेशन, और इसके यूजेस क्या क्या है, बीईटी इक्वेशन क्या है और इसके यूज क्या क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है सोल्यूशन का, कि सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन में आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसकी बात करेंगे। उसके बाद जो है राउल्ट्स लॉ और उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, और फिर उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली चीज। फिर उसके बाद आप दो टॉपिक तो छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों टॉपिक ये पढ़ने हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी होती हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी होती हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद में फिजिकल में एक नया टॉपिक आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो भी पढ़ाई जाएगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेसिक पार्टिकल क्या होते हैं, बेसिक पार्टिकल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं,
फ्लूइड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर क्या होता है, ड्रॉपलेट एंड बेस मॉडल पढ़ना है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करनी है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है उसकी बात करनी है। उसका न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कब कब कंडीशन क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन का कॉन्सेप्ट और फ्यूजन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, ये मेन कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पीजीटी के लिए। उसके बाद जो है दो बड़े बड़े टॉपिक बचे हुए हैं, दो क्या तीन बोल दें, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करना है। फिर उसके बाद डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और इसकी यूनिट, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है और इसकी यूनिट। लिखा फर्स्ट सेकंड है, आप थर्ड के लिए भी तैयार करके जाना, काई छोड़ के जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेना। अभी फिलहाल सिलेबस में फर्स्ट सेकंड लिखा है इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और इसकी यूनिट। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट क्या इफेक्ट पड़ता है, सीधी सी बात, उसमें जो है आरएनएस इक्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है। आप जानते हो अगर टेम्परेचर आ जाए तो आरएनएस इक्वेशन। इसके बाद मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनकी बात करनी है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात होगी। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। और नेक्स्ट है एक्टिव हैबिट थ्योरी। ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन, बड़े छोटे में समझा दिया है लेकिन ऑलमोस्ट केमिकल काइनेटिक्स पूरी कर दी है, कुछ भी छोटा नहीं, दो चार टॉपिक को छोड़ के। और पढ़ वो भी लेना, छोड़ना मत, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आ सकता है। अब जो है नया टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केपी केसी क्या होता है, मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ HINH3 कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन ऑफ सी, कुछ का फॉर्मेशन पढ़ना है जैसे HINH3 का, कुछ का डिसोसिएशन पढ़ना है जैसे CaCO3 NH4 HS PCl5, ये सब चीजों का डिसोसिएशन पढ़ लो। सिंपल सा इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट होता है। फिर लाजरेटिव प्रिंसिपल पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ना, यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद में फेज इक्विलिब्रियम आता है, फेज इक्विलिब्रियम में फेज रूल पढ़ना है, फेज रूल के बाद में फेज डायग्राम किसके, वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए पढ़ना है। ये फेज डायग्राम पढ़ने के बाद में इसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो फेज डायग्राम, फेज रूल पढ़ना है, पूरा फेज डायग्राम पढ़ने हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम जैसे H2O सिस्टम और CO2 सिस्टम, ये वन कंपोनेंट सिस्टम हो गए। और उसके बाद टू कंपोनेंट सिस्टम भी पढ़ने, ठीक है। तो वो सिस्टम सारे पढ़ के, उनके डायग्राम पढ़ के, फेज रूल से जो है कंपोनेंट फेज सब निकाल के, और उसके बाद जो है उसके जितने एप्लीकेशन हो सकते हैं वो पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक इसका है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, आरएनएस थ्योरी क्या है, आरएनएस थ्योरी इलेक्ट्रोलिसिस की क्या बोलती है, ओस्टमोल डाइल्यूशन लॉ क्या है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या जो है थ्योरी होती है। फिर उसके बाद जो है डिवाई फ्रैंकलिन एंड वेन इफेक्ट, इसके बारे में देखना है। उसका एक्सेसिबिलिटी एंड उसके डिटर्मिनेशन, एक्सेसिबिलिटी कैसे निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। फिर कोलाराश लॉ और इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, सीधी सी बात है, कोलाराश लॉ दिया गया, कोलाराश लॉ के बारे में पढ़ना है। कोलाराश लॉ के बाद में एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट, मतलब कंडक्टिविटी मेजरमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी कितनी है उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद मोबिलिटी एंड आयनिक स्ट्रेंथ, मीन आयनिक एक्टिविटी और डिवाई लिमिटिंग लॉ, ये तीन लॉ पढ़ने हैं। और उसके बाद लास्ट जो है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, अब सेल के पोर्शन आ गए हैं पूरे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। फिर जब सेल आया और ईएमएफ की कैलकुलेशन आया, छोटी तो बेकार है, तो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कैलकुलेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के लिए, सिंगल कंपार्टमेंट सिस्टम के लिए। उसके बाद जब ईएमएफ आया और नस्ट इक्वेशन आए तो अच्छी बात नहीं होती है, तो नस्ट इक्वेशन पढ़नी है।
नेक्स्ट इक्वेशन के बाद में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में एप्लीकेशन पढ़नी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ की एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं। उसके बाद में कुछ सेल्स, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसे वो लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वाटर डिसोसिएशन, पीएच, पीओएच, पीकेए, पीकेबी, बफर सॉल्यूशन और इंडिकेटर्स। ये इतनी पढ़नी चीजें पढ़ने के बाद में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा सा एक ब्रॉड सिलेबस है। कुल मिला के बात ये है कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का आप अगर बीएससी या ग्रेजुएशन का सिलेबस देख लीजिए तो ऑलमोस्ट तीनों सालों का मिला दीजिए, कुछ एक चीजें हटा दीजिए, उतना ही सिलेबस है। ठीक है, अब जो है तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। मैंने आपको यहाँ पे केवल सिलेबस डिस्कस करना था, तो बाहर की बातें नहीं कर सकते थे। अब जो है नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें आपको हमें जो है कुछ कमेंट्स, कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हैं बुक्स के लिए कि कौन से बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए वीडियो आएगा नेक्स्ट। उसके बाद फिर आगे बातें करेंगे। अभी नेक्स्ट कुछ ही दिनों में कोऑर्डिनेशन की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।